हेलो बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो अपन ने कल बात की थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अब। तो मैं आपको बता दूं, लैब असिस्टेंट का जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था वो पहले आपके साथ स्टार्ट करने वाला था। तो वो पोर्शन अब अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास में टोटल 10 टॉपिक हैं लैब असिस्टेंट में, ठीक है। उसमें से फर्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आज स्टार्ट कर दूंगा। फर्स्ट टॉपिक का नाम है आपके पास में एटम एंड क्लासिफिकेशन, जो क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है, ठीक है। अब चैप्टर 2 चैप्टर 3 आपको पूरा नहीं करना है, जो उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं उन टॉपिक्स को अपन क्लियर करेंगे, और जहां से जैसे क्वेश्चन आएंगे उस तरीके के क्वेश्चन अपन यहाँ पे सारे करेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने पास में एटम एंड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले एटम वाला पार्ट अपन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आपके पास में क्या था, सबसे पहले एटम, ठीक है। एटम, तो एटम के बारे में आपको मैं सारी आज बेसिक डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आज अपन देख लेंगे। तो देखिए, ये जो सिलेबस है पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अपनी पेन कॉपी ले लेना, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊँ या इंपॉर्टेंट बताऊँ वो आप नोट करते चलना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एटम आया कहाँ से। तो देखो, पहले तो वर्ड का मतलब समझ लो एक बार क्या है। एटम का मतलब है एक्टिमो, इसका मतलब वो छोटे से छोटा पार्ट जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे मैं बताऊं, मेरे पास में मान लो ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को मैं कितना छोटा कर सकता हूँ बताओ। एक टाइम तो आएगा ना कि वो टूटना बंद हो जाएगा भाई, तोड़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये टूटना बंद हो जाएगा। उस स्टेज को क्या बोलूंगा, एटम, ठीक है। तो एटम के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, महर्षि कणाद ने, ठीक है। किसने बताया था, महर्षि कणाद ने, महर्षि कणाद ने बताया था, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि एटम एक छोटा पार्ट है जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद में डॉल्टन आए, फिर ये सब चीजें क्या आपने क्लास 10th क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है। तो उसके बाद में डॉल्टन की परमाणु की थ्योरी, उन्होंने बोला कि एटम या परमाणु वो छोटे से छोटा पार्ट या वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको आप आगे नेग्लिफाई या डिसोसिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात बोल करके फिर उसके बाद में रदरफोर्ड आया। तो ये सारे मॉडल में आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार एक बेसिक एटम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि ये सब आप छोटी क्लासेस में ही पढ़ के आते हो। तो जो अपने काम का है, जहां से क्वेश्चन आना है वही टॉपिक अपने को पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप साइंस वाले हो, अब आपको मैं बोलूँ कि प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने दिया था तो वो सब आपको पता है, ठीक है। तो वो सब बात का काम है, थ्योरी वाला। पहले अपन इसमें से जो मेन मेन चीजें हैं जो समझ में आती है जल्दी से, या टेक्निकल टर्म है जहां से क्वेश्चन बनता है वो पहले करेंगे, ठीक है। तो सुनना एक बार, आपके पास में एक परमाणु जो होता है वो एक गोल तरीके का होता है, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एटम जो है वो आपका पूरा स्फीयर शेप का होता है, ठीक है। उसके अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस बोले तो नाभिक, जिसके अंदर आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर कि इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, तो मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर है इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी वालों के लिए भी, बोथ लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि अलग अलग यदि लेक्चर्स बनाने लग गए तो सिलेबस हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम भी उतना ही है, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके पास में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। एक चीज मोटी मोटी बात की ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इस पूरे परमाणु का जो भार होता है ना, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जिसको अपन बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो पूरा इसी से मिलके बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु भार, भार, ठीक है। परमाणु भार बोले तो एटॉमिक वेट। अब आप वैसे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो क्या हिंदी और क्या इंग्लिश, अब तो सब कुछ इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट या परमाणु भार बोलते हैं इसको। पहली चीज आपको आ गई समझ। उसके बाद में सर, एटम के अंदर उसके तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। कौन 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 से पार्टिकल होते हैं, तीन पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे आपको पी से याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का चार्ज होगा और न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई चार्ज कैरी नहीं करता, ये नो चार्ज। सर इनकी डिस्कवरी किसने की थी, तो उसका एक तरीका, जुगाड़, ट्रिक बता देता हूँ। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है इसकी, याद रखना, पेन, ई, जे एंड सी। सिंपल सा एक ट्रिक है कि जो परमाणु के तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब उसके जो तीन संघटक कण हैं, उन तीनों को ज्ञात करने वालों का काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो किस किसने डिस्कवरी की थी,
तो पेन ईजे याद रखना, ठीक है। अब ये है क्या सर, तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, ई गोल्डस्टिन ने की थी। किसने, ई गोल्डस्टिन, ठीक है। प्रोटॉन की किसने की, ई गोल्डस्टिन ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी, ठीक, जे थॉमसन ने की थी। ये अपने को डिटेल्ड पढ़ना है, लेकिन अभी अपन मेन काम वो करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है टर्म पे, समझ रहे हो मेरी बात, ये किसी भी टॉपिक पे आपका मेन काम है कंपटीशन को फोड़ना है, ना कि उसके बारे में ज्ञाता बनना है। ज्ञाता कई लोग बनते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो आपका मेन काम ये है कि आपको अपना जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स है, वो अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने को एग्जाम निकालना है, ना कि ज्ञाता बनना है, ठीक है। तो नो चार्ज मतलब जो न्यूट्रॉन में कोई जेम्स चैडविक नहीं, तो ये बात तो क्लियर है सर। एटम के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में सुनना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन सुनना ही शेल्स के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन आपका इस शेल के अंदर होगा। ये क्या बना रखी है मैंने, शेल बना रखी है, क्लियर है, ये शेल है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कोश, ठीक है। क्या बोलते हो, कोश, कोश बोलो या फिर कक्षा बोलो। शेल का मतलब होता है कोश और कक्षा का मतलब होता है ऑर्बिट, क्लियर है बात। अब ये जो ऑर्बिट होती है, इसके अंदर क्या रखा होता है, तो इलेक्ट्रॉन रखा होता है। क्या रखा होता है, इलेक्ट्रॉन रखा होता है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो, ठीक है, कि आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, शेल के अंदर। अच्छा, न्यूक्लियस जो है वो याद रखना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कई बार पूछते हैं पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि प्रोटॉन जो है वो खुद का प्लस चार्ज तो दिखाएगा, बट न्यूट्रॉन अपना चार्ज नहीं दिखाएगा। और शेल पे कौन सा चार्ज होगा, तो शेल पे चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब कई पूछते हैं कि परमाणु का स्थायित्व क्यों है, तो परमाणु का स्थायित्व का एक मेन रीजन ये है कि जो सेंटर में न्यूक्लियस रखा हुआ है ना, वो अपना पॉजिटिव चार्ज का फोर्स किस पे लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, अपनी ओर पकड़ के रख रखा है, अट्रैक्ट करके रख रखा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ध्यान रखना भाई, समझ रहे हो। एक लड़का एक लड़की को ही चाहता है, कभी भी लड़का लड़के को नहीं चाहता, ठीक है। तो सेम चार्ज वाले कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। बात आ गई समझ। जबकि जो दो अपोजिट चार्ज वाले होंगे वही एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो प्लस माइनस है तो इसलिए आकर्षित कर रखे हैं सर, ठीक है। बात आ गई है समझ में यहाँ तक। अब उसके बाद आ गई इस बात सुनो, किस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो भी देखो। किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपके पास में एक नाभिक है, इस तरीके से नाभिक या न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या होती है, शेल होती है सर, ठीक है। क्या होती है, शेल होती है, देखो, ठीक। क्या होती है आपके पास में, शेल होती है। जो ये पहले नाभिक के बाद में ये जो पहला है न्यूक्लियस के बाद में, ये कौन सा शेल है, के शेल है। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो कौन सा शेल है, एल शेल है। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो एन शेल है। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो एन शेल है, क्लियर। तो ये मैंने अब क्या बना दी है, कोश या कक्षाएं बना दी। तो कोश कक्षाएं कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, के एल एम एन। ओ भी हो सकती है, पी भी हो सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि इन फ्यूचर मान लो ये एलिमेंट आ रहा है, अभी तो 4 ही काम आएगी, ठीक है। इन फ्यूचर एक एलिमेंट आ रहा है इतने नंबर का, तो वो कौन से कोश में या कौन से कक्षा में रखेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो सुनना, इनके अंदर क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक। अब कौन से कोश में या कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये कैसे पता लगेगा, तो सुनना, फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। के एल एम एन, ये क्या है अपने पास में, कोश या कक्षा है, ठीक है। तो ये जो n का नंबर है ना, कोश या कक्षा बताएगा आपको। तो k के लिए n का जो नंबर है वो कितना होगा, 1। l के लिए कितना होगा, मतलब n का नंबर जो है n वो बताता है कोश या कक्षा की संख्या है, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ 2, ये 3, और इसके लिए कितना होगा, 4, क्लियर है। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपन इसको कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र है ये 2n स्क्वायर, ठीक है। इससे बड़े बड़े रिलेशन आए हुए हैं। तो अब एक चीज सुनना, कैसे करना है इसको, तो
2 इंटू 1 का स्क्वायर। ये मैं बेसिक जनरल बातें बता रहा हूँ, 9th से उठा के इस टॉपिक को 9th क्लास के अंदर ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कोई ये नहीं बोले कि सर आपने ऊपर से कराया, एकदम डेप्थ से निकाल के लाऊंगा और पूरा 12th लेवल तक ले जाऊंगा मैं इसको, ठीक, 11th लेवल तक। अभी मैं 9th क्लास का ही चल रहा है अभी ये सिस्टम पूरा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, मतलब के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 2 इंटू 4 स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 32। क्लियर है चाचा, 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या पता लग गया आपको, ये पता लग गया कि के एल एम और एन शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्लियर। अब उसके बाद सुनना, ये जो के एल एम एन शेल है ना, इस कोश या कक्षा के अंदर आप यूं मान के चल लो कि इसके अंदर भी क्या होती है, ऐसे मान सकते हो, होती नहीं, यूं मान लो, मान सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ। इसके अंदर भी ध्यान रखना, कोश कक्षा के अंदर भी क्या होता है, उपकोश होता है। क्या होता है, उपकोश होता है। अब मैं धीरे धीरे कहाँ आने लग गया, 11th क्लास में अब धीरे धीरे एंट्री मारूंगा, ठीक है। उपकोश होते हैं क्या होते हैं, उपकोश होते हैं, ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं, ठीक। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप क्लास 12th पास कर चुके हो सभी बच्चे, ठीक है। तो सब शेल होता है उपकोश। उपकोश के अंदर सुनना, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, तो मैं बता देता हूँ। इसकी जो डिस्कवरी थी ना कोश या कक्षा की, वो कही थी निल्स बोर ने। किसने की थी, निल्स बोर ने। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, निल्स बोर ने की थी इसकी डिस्कवरी, ठीक है, कोश कक्षा की। उपकोश की डिस्कवरी किसने की थी, तो उपकोश की डिस्कवरी करने वाले ध्यान रखना कौन थे, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर, ये भी एक साइंटिस्ट है, श्रोडिंगर। उन्होंने बहुत बड़ा एक काम करके गया था, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बता के गए थे कि इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर रखा कहाँ है, ठीक है, उपकोश। इसी को बोलते हैं सब शेल, ठीक। आपके पास में एस पी डी और एफ, ठीक, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो भी देख लो। एस सब शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पी के अंदर कितने हैं 6, डी के अंदर कितने हैं 10, एफ के अंदर कितने हैं 14, ठीक है। काफी मजा आने वाला है यदि तुम कंटिन्यू रहोगे ना मेरे साथ, तो लास्ट तक केमिस्ट्री गजब की हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद में आपके पास में क्या होता है सर, उपकोश। उपकोश के अंदर भी ये ध्यान रखना क्या होता है, कक्षक होता है। क्या होता है, कक्षक होता है। बात आ रही है समझ में, कक्षक मिलेगा आपको उपकोश में भी, क्लियर है। अब कक्षक कितने, तो S के अंदर क्या होता है, एक कक्षक होता है। P के अंदर कितने, 3 कक्षक होते हैं। कक्षक को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। D के अंदर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से सबके नाम है अपने अपने, dx² y² dxy, तो सबके नाम हैं, वो नाम वाले काम बाद में करेंगे। और F के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे करके टोटल 7 ऑर्बिटल मिलेंगे आपको, क्लियर है। अच्छा सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई, मतलब मैं एटम की जड़ में पहुंच चुका हूँ, ठीक है ना। पहले एटम को बाहर से देखा तो कोश कक्षा दिख रही थी, उसके और अंदर गया तो मेरे को उपकोश दिख रहा था, उपकोश के और अंदर गया तो कक्षक दिख रहा था, क्लियर है यहाँ तक। अब किस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कक्षक में आपको पता लग गया होगा। एस कक्षक है, इसका मतलब एक एस के एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी में कितने थे 6, मतलब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से बात क्लियर है, ठीक। अब सर एक बात छोटी क्लासेस की थोड़ी सी और करते हैं। हमने वहां पे कभी कभी संयोजकता शब्द पढ़ा था। क्या पढ़ा था, संयोजकता शब्द पढ़ा था। अब ये संयोजकता क्या होती थी वो देखो एक बार, ठीक है। तो संयोजकता सुनना, संयोजकता क्या है, देखो संयोजकता, संयोजकता देखनी है, ठीक। संयोजकता की क्या कहानी है, देखो एक बार, वैलेंसी जिसको आप बोलते थे, क्या बोलते थे, वैलेंसी, ठीक है। ठीक, आप इसको क्या बोलते थे, वैलेंसी बोलते थे। वैलेंसी सुनना क्या होती है, जैसे मान लो कि कोई भी परमाणु है, ठीक, सुनना, जैसे मान लो ऑक्सीजन परमाणु है या मैग्नीशियम परमाणु है,
कौन सा परमाणु है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। ठीक, इसका मतलब अभी आप ये मान सकते हो कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 ही प्रोटॉन होंगे और 12 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। तो मेरे से कोई पूछे मैग्नीशियम का परमाणु भार बताओ, तो परमाणु भार कितना आएगा, मतलब एटॉमिक वेट कितना आएगा? तो 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन जुड़ करके कितना हो जाएगा? क्योंकि एटॉमिक वेट क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन मिलकर के 24 इसका एटॉमिक वेट आएगा। क्लियर? फर्स्ट चीज। सेकंड चीज सुनना, वैलेंसी। तो सुनना कैसे निकालना है। आपके पास में देखो के शेल है, तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते थे? 2। ठीक है। एल शेल है, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8। एम शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं? 18। ठीक है, 18। लेकिन अभी आप दिमाग लगाना, अब यहाँ पे 18 आते हैं मैक्सिमम, लेकिन आपके पास में तो मैग्नीशियम में है ही कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 18। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में सिर्फ 2 बचे हुए हैं। अब यहाँ से एक ऑक्टेट का रूल है। ऑक्टेट का रूल क्या है? सुनना, और जिसको बोलते हैं अष्टक नियम। ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल बाद में फेल भी हो गया था, पूरे तरीके से लागू नहीं होता। ठीक है, 20 तक के एलिमेंट कैल्शियम तक लगता है इसका रूल, इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में वैलेंसी निकलना बंद हो जाती है, क्योंकि स्कैंडियम आता है 21 पे। जैसे डी ब्लॉक में एंट्री करोगे फिर वहाँ रूल थोड़े और ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे, तो उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अष्टक नियम के अकॉर्डिंग क्या बोलता है अष्टक नियम, है ना? आउटर मोस्ट शेल में, किसमें? आउटर मोस्ट मतलब जो सबसे बाहर की शेल है। तो अभी सबसे बाहर की शेल के सबसे अंदर की शेल थी, एल सबसे उसके बाद की शेल है, और फिर एम उसके बाद की शेल है। दिख रही है आपको? ठीक है, तो एम आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब तो कोई एटम स्टेबल है, अदरवाइज कोई एटम भी स्टेबल नहीं है। मतलब आपकी जेब के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तब तो आप स्टेबल हो, अदरवाइज स्टेबल नहीं हो। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको? 8 नहीं है तो लो, शाम दंड भेद सब अपना लो, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब तो आप स्टेबल हो, अदरवाइज स्टेबल नहीं हो। तो क्या करोगे? अब जैसे मैग्नीशियम के पास आओ, तो मैग्नीशियम के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब क्या करे? 6 कहीं की तो कहीं से ले, या फिर क्या करे? अपने 2 दे दे। 2 दे के देखो कैसे फायदा है। 6 लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, और 2 दे दे तो पीछे वाले एल शेल के अंदर भी 8 हो जाएंगे। तो दोनों हाथ में लड्डू है मैग्नीशियम के। लेकिन मैग्नीशियम की कुछ खुद की भी यार प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लव नाम की भी कोई चीज होती है। तो सेल्फ लव के चक्कर में क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की काम करेगा। समझ रहे हो? 6 नहीं लेगा, क्योंकि 6 लेगा तो इसकी टंकी फूट जाएगी, और तो क्या समझ रहे हो? ठीक है, तो ये दो दे देगा, क्योंकि मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है, मैग्नीशियम एक धातु है। धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन दान देने का। धैर्य से याद रखना, धनी, पॉजिटिव पॉजिटिव एलिमेंट है, प्रॉपर्टी देने की है। कुछ लोगों की देखना नेचर होता है कंजूस, दूसरे का पैसा छीनते हैं या खुद का पैसा खर्च नहीं करते। ये वही आदमी खर्च ज्यादा करेगा, मतलब उसका विपरीत नेचर का आदमी है। ठीक है, तो ये 2 देगा। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है? आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ गया? +2। क्लियर? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे तो उस पे कौन सा चार्ज आता है? +2। जितने भी दे रहा है देगा तो प्लस का चार्ज, अब जितने जैसे 3 दे रहा होता तो +3, तो ये +2 ही क्या इसकी संयोजकता है। क्लियर? उसके बाद जैसे मेरे को कोई बोलते हैं ऑक्सीजन, एक बात और कर लेते, तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। क्लियर है? तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एल शेल में कितने हो गए? 6। अब इसका आउटर शेल तो ये है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? तो देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीजन कहीं से 2 लेगा तो -2 वैलेंसी हो जाएगी। अब सुनना, एक परमाणु तो 2 दे के खुश है, जैसे मैग्नीशियम। ऑक्सीजन जैसा परमाणु 2 लेके खुश है। समझ रहे हो? अभी माइनस प्लस भी कैसा है, इसका भी एक लॉजिक है। ये क्या है? सुनना, ये एक एटम का नेट चार्ज है। क्या? एटम का नेट चार्ज है, संयोजकता। कैसे सर समझाओ एक बार, जैसे दिमाग लगाओ एक बार। इधर करके बताता हूँ, है ना? यहाँ बता रहा हूँ, देखो उधर क्योंकि कुछ और बताएंगे, यहाँ बताता हूँ। जैसे देखना,
मैग्नीशियम के पास में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का एक होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा माइनस का 2, तो 12 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा माइनस का 12। ठीक है, एक ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन कितने हैं 12, तो एक प्रोटॉन पे प्लस का एक होता है, तो 12 पे कितना होगा प्लस का 12 होगा नहीं। इसका मतलब परमाणु पे कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब नेट चार्ज कितना आ रहा होगा 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो उसको तो देखो ही मत तुम। लेकिन एक बात बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो मैग्नीशियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो निकालने के बाद क्या है सुनना, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 12, 2 निकाल दिए तो बचे कितने 10, तो एक इलेक्ट्रॉन में माइनस का एक था, तो माइनस का 10 चार्ज हो गया। प्रोटॉन कितने थे 12 प्लस के, तो नेट चार्ज कितना आ गया प्लस का 2। इसीलिए बोल रहा था कि परमाणु पे ये नेट चार्ज होता है। समझ में आ गई बात। तो मैग्नीशियम कितनी ऑक्सीकरण व्यवस्था दिखाता है प्लस का 2, यहीं से निकल के। ऑक्सीजन की भी थोड़ी बात कर ले, -2 कैसे आया, तो ये कोई रटना नहीं है आपको कि आप रटने बैठ जाओ, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो प्लस आता है, दे ले रहे हैं तो माइनस आता है। एक याद करने के लिए बोल सकते हो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ओरिजिनल में आपको बता दिया, वो नेट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखो कितने नेट चार्ज बच रहा है। क्लियर। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन में देखोगे तो माइनस का कितना हो गया, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन माइनस का एक, तो माइनस का 8। प्रोटॉन कितने हैं माइनस प्लस के 8, 0, मतलब ऑक्सीजन नेट चार्ज 0 था। -2 कैसे आया वो समझो, ये आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 हो जाएंगे। तो अब पहले इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 8, लेकिन 2 लेने के बाद में हो जाएंगे 10, तो इसका मतलब माइनस का 10 चार्ज आ गया। ठीक है, तो नेट चार्ज जब निकालोगे ना तो माइनस का 2, वही चार्ज ये है। बात आ गई समझ में। तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको पता लगना चाहिए एटम का, इस चीज को बोलते हैं संयोजकता। अब आप ऐसे सबकी निकाल सकते हो। क्लियर। अब उसके बाद सुनो, परमाणु को जुड़ने की जरूरत क्या पड़ गई, इतनी बड़ी केमिस्ट्री कैसे बन गई, तो वो सुनो। और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 2 विपरीत आवेश वाले ही जुड़ते हैं, वो भी देखो अब एक बार। मैग्नीशियम बोलता है देख भाई ऑक्सीजन, मुझे तेरे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, ले ले मेरे से। ऑक्सीजन बोलता है भाई मैग्नीशियम, मेरे पास में भी 2 चाहिए मुझे, तो वो इधर देखता है ये इधर देखता है, माइनस का, तो ये बोलता है ये ले, और ये बोलता है ये ले, मैं तेरा ले लेता हूँ, तू मेरा ले ले। लेना देना चलता रहता है, और बन जाता है क्या, सेम चार्जेस रहते हैं, तो कभी ये कट जाते हैं, और फॉर्मूला क्या बन जाता है MgO। और ये फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो 10th क्लास में आपने मैग्नीशियम रिबन सुना होगा, है ना, तो ये जलने पे वाइट मैग्नीशियम रिबन देता है। ठीक है, तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। वो कैसे बना कि 2 ऑपोजिट चार्ज वाले एटम जुड़े, इसलिए ऐसा बना। क्लियर है इतनी बात मेरी। तो आपको समझना ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है इतनी बात कि परमाणु होता है, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। सबकी इतनी बड़ी केमिस्ट्री का मेन जड़ बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन है। कि गुजरात इलेक्ट्रॉन यदि इधर से उधर नहीं भागता ना, तो इतनी बड़ी केमिस्ट्री नहीं बनती। क्लियर है बात मेरी। तो ये सारी कहानी इलेक्ट्रॉन की वजह से चल रही है। देख लो, प्रोटॉन अपनी जगह बैठा है, न्यूट्रॉन अपनी जगह बैठा है, लेना देना किसका है इलेक्ट्रॉन का। ये देख लो, समझ गए। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको फटाफट बताता हूँ क्या क्या कराया आपको मैंने। कोष कक्षा बताई, KLMN इलेक्ट्रॉन बता दिए, कोष कक्षाओं में कैसे इलेक्ट्रॉन रखें, फिर उसके अंदर सबशेल के अंदर कूद गया, और सबशेल के बाद में ऑर्बिटल में। इसके आगे कल करेंगे अपन। लेकिन अब फिर उसके बाद मैंने आपको संयोजकता निकालनी बताई। संयोजकता आप किसी भी तत्व की निकाल सकते हो 1 से लेकर 20 तक। 1 से लेकर 20 मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। अब आपको तत्व याद होने चाहिए 1 से लेकर, फिर उसके बाद की मैं ट्रिक बताऊंगा, पूरी आवर्त सारणी याद करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर मैग्नीशियम ऑक्सीजन में देखोगे तो +2 -2 संयोजकता आपको आई निकालनी। कितने प्रोटॉन है, मैग्नीशियम पहले 12 नंबर पे आता था, तो 12 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का 12 चार्ज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन माइनस का एक होता है। निकाला 0, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में +2 नेट चार्ज बचा। ठीक है, तो आज इस क्लास के अंदर इतनी बात करेंगे। वैलेंसी आपने ऑक्सीजन की देख ली, ऑपोजिट चार्ज थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करे और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतनी बात करेंगे। तब तक आप सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। केमिस्ट्री अभी चालू की है, धीरे धीरे बायोलॉजी भी आएगी आपके पास में। ठीक, तो आज ये फर्स्ट लेक्चर था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।